Hello everyone, we are going to start class 7th NCERT History Chapter 1 Introduction Tracing Changes Through 1000 Years। इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो देखो ये ना मैप 1 है। ये मैप 1 जो है इसे अरब जोग्राफर अल इदरीसी ने 1154 कॉमन एरा में बनाया था। तो इस मैप में ना उनके जो पूरा उन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया था उसका सिर्फ वो सेक्शन दिखाया हुआ है जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखाए हुए हैं। तो वहीं पर देखो ये जो दूसरा मैप है ये बनाया था जर्मन कार्टोग्राफर ने, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720s में। ये दोनों मैप से एक दूसरे से काफी अलग है। देखो जो अल इदरीसी का मैप है ना इसमें साउथ इंडिया जहाँ पर होना चाहिए था वहां पर नहीं है, बल्कि वहां दिखाया हुआ है जहां हम नॉर्थ इंडिया को एक्सपेक्ट कर रहे थे, और श्रीलंका टॉप पे दिखाया हुआ है एक आइलैंड की तरह। और इसमें जो प्लेसेस अरेबिक में मार्क्स है वो काफी इंपॉर्टेंट और वेल नोन एरिया था, जैसे कनौज जो है उत्तर प्रदेश में वो भी मार्क्ड है। तो देखो ये जो सेकंड मैप है ये अर्ली 18th सेंचुरी में बनाया गया था, मतलब ये जो अल इदरीसी का मैप था इसके लगभग 600 ईयर्स के बाद ही। तो देखो जो ये 600 ईयर्स के बाद का पीरियड है इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा मिल गई थी, काफ़ी चेंज हो गई थी, उस टाइम से ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी। तो ये मैप काफ़ी आज से सिमिलर सा ही लगता है, और इसमें काफ़ी जो कोस्टल एरियाज है उनकी भी डिटेल दी गई है। इसी मैप को यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स अपने जब भी सफ़र पे निकलते थे ना तभी यूज़ कर लेते थे। तो देखो ये बात भी काफ़ी ज़रूरी है कि जो कार्टोग्राफर होता है, हाँ, तो कार्टोग्राफर्स की नॉलेज दोनों पीरियड्स पे काफ़ी अलग थी। कार्टोग्राफर मतलब जो मैप बनाते हैं उन लोगों की नॉलेज। तो, तो इन दोनों टाइम्स पर कार्टोग्राफी की जो नॉलेज थी वो काफ़ी चेंज हो गई थी, क्योंकि देखो हिस्टोरियंस जो होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स को भी यूज रीड करते हैं पास समझने के लिए, मैप्स भी यूज करते हैं और टेक्स्ट भी यूज करते हैं। तो इन्हें ना इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में काफ़ी सेंसिटिवली ध्यान से देखना पड़ता है कि भाई वो इन्फॉर्मेशन किस कंटेक्स्ट में यूज की गई है। देखो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, देखो जो इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल होती है वो कभी कभी अलग कंटेक्स्ट में भी यूज की जाती है। तो इन्फॉर्मेशन ना टाइम के साथ भी चेंज होती है, तो साथ में लैंग्वेज और उनके मीनिंग्स भी बदलते रहते हैं। देखो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में है तो अब हो सकता है कि काफी सालों के डिफरेंस में ना उनका मीनिंग ही कुछ और निकल रहा हो। फॉर एग्जांपल देखो मेडिवल पर्शियन जो है ना वो मॉडर्न पर्शियन से डिफरेंट है। तो मेडिवल पर्शियन में कुछ लिखा है तो उसको मॉडर्न पर्शियन टाइम में रीड किया जाएगा तो उसका मीनिंग ही अलग निकल के आएगा। तो डिफरेंस ना सिर्फ ग्रामर या वोकेबुलरी का नहीं आता, बल्कि समय के साथ शब्दों के मीनिंग भी चेंज होते हैं। अब देखो आपको अच्छे एग्जांपल से समझा रहे हैं। हिंदुस्तान जब बोला जाता है तो आप क्या समझते हो? हिंदुस्तान का मतलब जो आज हमारा इंडिया है हम उससे समझते हैं, जो एक नेशन है अपना। लेकिन देखो जब इस टर्म को ना 13th सेंचुरी में मिन्हान इ सिराज ने यूज किया था। मिन्हान इ सिराज ये जो थे ना ये पर्शियन में लिखने वाले क्रॉनिकलर थे, मतलब कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स लिखते हैं। तो जब इन्होंने इस वर्ड को यूज किया था तो इनका मतलब सिर्फ पंजाब और हरियाणा और गंगा और यमुना नदी के बीच वाले लैंड से था। तो इन्होंने ये वर्ड ना सिर्फ एक लैंड को पॉलिटिकल सेंस में डिफाइन करने के लिए यूज किया था। मतलब वो सिर्फ ऐसा दिखाना चाहते थे कि ये हिंदुस्तान से हम वो उस लैंड को रेफर कर रहे हैं जो कि दिल्ली सुल्तान का जहाँ पर शासन है। तो कुछ समय के बाद ही जैसे 13th सेंचुरी में मिन्हान सिराज की बात पड़ी तो उसके कुछ सेंचुरी के बाद ही अ, ये इसका मतलब और थोड़ा सा, मतलब इसने थोड़ा और लैंड, जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान बढ़ता गया तो हिंदुस्तान में आने वाला लैंड भी बढ़ता गया। लेकिन कभी भी साउथ इंडिया इसमें काउंट नहीं किया गया। लेकिन आज जो हम समझते हैं हिंदुस्तान तो उसमें साउथ इंडिया काउंटेड है। तो अब देखो अ, और भी देखो इसमें डेवलपमेंट होती गई। जैसे जब बाबर आए तो बाबर ने जो हिंदुस्तान शब्द है इसको उस रीजन की, अपने रीजन की ज्योग्राफी या फिर फौना जैसे लोग रहते हैं और उधर के लोगों का कल्चर कल्चर दिखाने के लिए यूज किया हिंदुस्तान वर्ड को। और लेटर चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं कि 14th सेंचुरी में जो पोइट हुए ना अमीर खुसरो ने उन्होंने हिंद वर्ड किस तरह से किस सेंस में यूज किया गया है। तो देखो जैसे इंडिया आज जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना इसकी भी कल्चरल एंटिटी पास्ट में रही है। लेकिन जो हिंदुस्तान वर्ड है, ये जो हिंदुस्तान वर्ड है ये कोई भी पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग जिस ऐसा नहीं रखता जैसा हम आज समझते हैं। आज की डेट में तो हम अपने पूरे इंडिया को हिंदुस्तान की तरह समझते हैं, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था। साउथ इंडिया तो कभी भी इसमें इंक्लूडेड ही नहीं था। तो हिस्टोरियंस इस बात का काफी ध्यान रखते हैं कि जो वर्ड्स है ना उनका पास्ट में हो सकता है कुछ अलग मीनिंग हो,
फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और वर्ड के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। आज के टाइम में एक वर्ड है फॉरेनर। इसका मतलब हमारे लिए ये हो सकता है कि जो बाहर के किसी देश का हो या जो इंडिया का ना हो। लेकिन देखो पास्ट में ना मेडिवल पीरियड में फॉरेनर हर उस व्यक्ति को कह देते थे जो कि आपसे आपके विलेज का ना हो। सपोज कोई बाहर वाले विलेज से आए हो या आपकी सोसाइटी आपके कल्चर का पार्ट ना हो, तो उसको भी फॉरेनर कह देते थे। हिंदी में ना हिंदी में इसके जैसा वर्ड मिल जाएगा, जैसे जैसे परदेसी या पर्शियन में अजनबी। किसी भी अजनबी को फॉरेनर बुला देते थे। तो देखो, कोई शहर में रहने वाला इसीलिए गांव में रहने वाले को भी फॉरेनर बुला देता था। और लेकिन देखो जो सेम विलेज में रहते थे वो तो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं थे। तो इसी तरह से तब भी फॉरेनर बुलाते थे जब रिलीजियस या कास्ट बैकग्राउंड दोनों का डिफरेंट हो। तो आज के जो टाइम में फॉरेनर वर्ड यूज किया जा रहा है वो मेडिवल पीरियड में अलग तरीके से यूज किया जाता था। तो इसलिए ध्यान देना पड़ता है हिस्टोरियंस को, क्योंकि शब्दों के मीनिंग भी चेंज होते हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, देखो हिस्टोरियंस पास्ट के बारे में ना अलग अलग पीरियड से पर की स्टडी करने के लिए अलग अलग तरह के सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। और देखते भी है कि भाई जो भी सोर्सेज वो ले रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको किस नेचर में यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, लास्ट ईयर हमने बुक में गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन किंग के बारे में पढ़ा था। आज जो बुक हम इस बुक में हम पढ़ेंगे थोड़ा और रूलर्स के बारे में जो उनके बाद के लगभग 700 से 1750 के टाइम में। हम देखो हम नोट करेंगे कि जो हिस्टोरियंस जो भी जैसे चीज़ें यूज़ करते थे ना सोर्सेज की तरह, वो इस पीरियड में भी यूज़ हो रही है। वो आज भी कॉइन्स पर, इंस्क्रिप्शंस पर या आर्किटेक्चर पर या फिर कोई भी टेक्स्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनके पास हो तो उस पर रिलाई करते हैं। लेकिन फिर भी देखो काफ़ी डिसकंटिन्यूटी भी है। जैसे देखो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स ना अब ज़्यादा मिलते हैं। 700 से लेकर 1750 के टाइम में टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो देखो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स ज़्यादा होने होते हैं ना, तो दूसरी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन थी कॉइन्स वगैरह ये सब कम हो गई है अब। तो इस पीरियड में ना क्योंकि पेपर सस्ता होता गया और बहुत ज़्यादा मिल जाता था, तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड से ज़्यादा मिलते हैं। आपको देखो एग्जांपल से समझा रहे हैं पेपर की वैल्यू। देखो 13th सेंचुरी के मिडल में एक स्कॉलर है जिनको एक बुक कॉपी करनी थी, तो उनके पास पेपर नहीं था। तो उन्होंने पुरानी किसी मैन्युस्क्रिप्ट को साफ किया और फिर उसको पेपर की तरह यूज़ किया। और लगभग उसकी एक सेंचुरी बाद ही 14th सेंचुरी में कोई मार्केट से खाना भी लेने जाता था तो उसको पेपर में रैप करके दे देते थे। तो पेपर इतना वाइडली यूज्ड हो गया था। तो अब टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को इस पीरियड में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। लोगों ने पेपर को काफ़ी होली टेक्स्ट, जैसे कि कोई भी होली टेक्स्ट होते हैं उनको लिखने के लिए भी यूज़ किया। रूलर्स के रिकॉर्ड्स रखने के लिए, बातें लिखने के लिए, संतों की लेटर्स और टीचिंग्स लिखने के लिए यूज़ किया, जुडिशियल रिकॉर्ड्स पिटिशंस के लिए भी यूज़ किया, और कभी कभी अकाउंट्स या टैक्स मेंटेन करने के लिए भी यूज़ किया। मैन्युस्क्रिप्ट्स को ना वेल्दी लोग, रूलर्स या मोनास्ट्रीज या टेम्पल स्टोर कर लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है इन्हें आज के टाइम में लाइब्रेरीज या आर्चीज में रखा गया है। आर्चीज वो जगह होती है जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स या डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है। हर नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी आर्चीज है जिसमें वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स है ना, ये काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हिस्टोरियंस को। लेकिन फिर भी ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट है। क्यों? पुराने टाइम में देखो कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो स्क्राइब्स जो हमने पढ़ा था, जो लिखने में एक्सपर्ट होते थे, स्क्राइब्स को इन्हें हाथों से ही लिखना पड़ता था। कभी आप भी देखना कि अपने जब आप होमवर्क लिखो या अपने दोस्त का होमवर्क आप लिखने बैठ जाओ, तो आपको भी पता है कि भाई हाथों से इस तरह लिखना कितना मुश्किल होता है। तो स्क्राइब्स लिखते थे ना, तो देखो तो किसी दूसरे की राइटिंग में पहले से मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है, अब स्क्राइब उसको लिख रहा है, तो कुछ बातें उसको समझ नहीं आएगी, तो वो कभी कभी गैस भी कर लेता था क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से ना छोटे छोटे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आते गए थे। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट से लिखा था उसको कॉपी करने करते समय, तो ये डिफरेंसेस कभी इधर का कोई शब्द इधर उधर हो जाता था, कोई सेंटेंस इधर उधर हो जाता था। ये स्मॉल डिफरेंसेस समय के साथ चलते गए कि मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब ही बदल गया, पूरा मतलब ही अलग निकल गया। तो ये ना काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है ना वो तो आजकल मिलती भी नहीं है। तो स्क्राइब्स की बनाई हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाती है तो उनका तो मीनिंग ही चेंज होता है कई बार। तो हम ना टोटली इन स्क्राइब्स की बनाई हुई पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए
हिस्टोरियंस को ना मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलग अलग वर्जन्स पढ़ने पड़ते हैं ताकि वो एकदम सही आइडिया लगा सके कि ऑथर ने लिखा क्या था। देखो कभी कभी ऐसे भी किस्से हुए हैं पास्ट में कि भाई ऑथर्स ने ना अपने क्रॉनिकल्स मतलब जो भी उन्होंने हिस्ट्री के बारे में लिखा है उसको चेंज किया है या रिवाइज किया है। देखो एग्जांपल मिलता है 14th सेंचुरी के जो क्रॉनिकलर थे ना, जियाउद्दीन बारनी, इन्होंने पहले तो अपना क्रॉनिकल 1356 में लिखा और उसके 2 साल के बाद ही इसको वापस लिख दिया। ये दोनों का मतलब ही एक दूसरे से अलग निकलता है, लेकिन हिस्टोरियंस को ना 1356 वाले क्रॉनिकल का पता ही नहीं था क्योंकि ये मिला ही नहीं था उनको, ये लाइब्रेरी के इलेक्शंस में खोया हुआ था, ये 1960s में ही मिला। तो देखो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, देखो ये जो हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं ना 700 से लेकर 1750 का, हिस्टोरियंस को इनके बारे में स्टडी करना ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज है क्योंकि इस टाइम पीरियड में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है। हिस्ट्री में ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं जब देखो अलग अलग टेक्नोलॉजीज सामने आई, जैसे पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए, या फिर फायर आर्म्स कॉम्बैट में यूज होने लगे। अलग अलग तरह के सब कॉन्टिनेंट में ना, अलग सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह के फूड्स और बिवरेजेस आ गई, जैसे पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी तो अपने को भी बहुत पसंद है। देखो ये जितनी भी इनोवेशंस है ना, न्यू टेक्नोलॉजीज और क्रॉप्स, ये लोगों के साथ आती गई, तो जो आइडिया थे ना वो लोगों के साथ ही आ जाते थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या फिर सोशल या कल्चरल चेंजेस टाइम के साथ होते रहे, जिनके बारे में हम चैप्टर 5 में काफ़ी डीपली पढ़ेंगे। देखो एक ऐसा ये ना 700 से 1750 का पीरियड, इधर ट्रैवल भी बहुत किया लोगों ने, कभी अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज के खोज में ट्रैवल कर देते थे। अपना जो सब कॉन्टिनेंट है उधर इतनी वेल्थ थी, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ थी, तो लोगों को, बाहर के लोगों को अपना इधर भविष्य दिखने लगा। अब देखो हम राजपूत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 700 से 1750 के पीरियड में लोगों का एक ग्रुप था जो राजपूत के नाम से जाना जाता था। अभी भी मतलब राजपूत भाई है। तो राजपूत जो नाम है ना, ये राजपुत्र मतलब कि रूलर के बेटे से आया हुआ है, राजपुत्र से निकला है वर्ड राजपूत। तो 8th और 14th सेंचुरी के बीच में ना ये टर्म यूजुअली वॉरियर्स के लिए यूज होती थी जो खुद को क्षत्रिय बताते थे, क्षत्रियों के लिए ये वर्ड यूज होने लगी। तो राजपूत का मतलब सिर्फ रूलर्स या चीफटेन्स जैसे सेनापति नहीं होता, लेकिन बल्कि सोल्जर्स या कमांडर्स जिन्होंने भी आर्मी में, अलग अलग मोनार्क की आर्मी में सेवाएं दी है, उनके लिए यूज होने लगा अपने पूरे सब कॉन्टिनेंट में। देखो पोएट्स और बार्ड्स ना काफी अच्छे अच्छे एट्रीब्यूट्स से राजपूत्स के बारे में हमें बताते हैं कि काफी कैवेलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि लेडीज के लिए काफी रिस्पेक्टफुल और अच्छा पोलाइट कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब अच्छा चारित्र फॉलो करते थे, काफी बहादुर होते थे, एक्सट्रीम वेलर होते हैं, और लॉयलिटी बहुत होती थी। दूसरे भी ग्रुप्स थे जैसे कि मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स, और ये भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बनते गए इस टाइम पीरियड में। देखो इस टाइम पीरियड में ना फॉरेस्ट का ना क्लियरेंस होता गया, फॉरेस्ट कटते गए और एक एग्रीकल्चर बढ़ता गया, ये इतना फास्ट होता गया कई एरियाज में कि जल्दी से हो भी गया ये पूरा, मतलब फॉरेस्ट खत्म हो गए, एग्रीकल्चर ज़्यादा आ गई। तो इस तरह के जो हैबिटाट में चेंजेस हो गए ना, फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे तो उनको माइग्रेट करना पड़ा, अलग अलग जगह पे जाना पड़ा। तो कुछों ने तो ज़मीन जोतना ही शुरू कर दिया और वो छोटे छोटे किसान बन गए। तो ये जो नए किसान पीजेंट के ग्रुप बने, ये रीजनल मार्केट से भी, मतलब कि जैसे शहर की मार्केट्स होती है या किसी रीजन की मार्केट्स है, इनसे इन्फ्लुएंस होने लग गए। चीफटेन्स, प्रीस्ट, मोनास्ट्रीज और टेम्पल से भी इन्फ्लुएंस होने लग गए। तो ये जो पीजेंट्स के ग्रुप ग्रुप बने, ये एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बन गए जिन्हें टैक्स देना पड़ता था और लोकल लॉर्ड्स को अलग अलग तरह की सर्विसेज या गुड्स देने पड़ते थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस पीजेंट्स में देखने को मिला। तो कुछ पीजेंट्स के पास ज़्यादा लैंड थी, तो कुछ लोग कैटल रख लेते थे, तो कई लोग आर्टिसनल वर्क मतलब कि हाथ से करने वाला वर्क भी कर लेते थे लीन पीरियड के टाइम पर, मतलब कि जब जो क्रॉप हार्वेस्ट नहीं हुई ना, सिर्फ उग रही है, उस टाइम पर लोग फ्री बैठते थे, तो आर्टिसनल वर्क जैसे कि बांस, बैम्बू से कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाकर बेचना, इस तरह का काम भी कर लेते थे। तो ये सोसाइटी इस तरह से ना कभी पीजेंट ग्रुप बनते गए, अलग अलग तरह से काफ़ी डिफरेंशिएट होने लग गई थी। तो लोगों ने जातियां बना ली,
लोगों को जातियों में बांट दिया गया, जातियों में ग्रुप कर दिया गया, जाति या सब कास्ट में, और उनको रैंक कर दिया गया उनके बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशंस के हिसाब से। रैंक ना फिक्स तो नहीं होती थी, पावर के अकॉर्डिंग वेरी करती जाती थी। पावर या फिर इन्फ्लुएंस कितना है उसका, रिसोर्स कितनी है उस जाति के मेंबर के पास, उसके अकॉर्डिंग वेरी करती थी। तो देखो, एरिया टू एरिया जातियों का ना स्टेटस अलग अलग माना जा सकता है। एग्जाम्पल तो अब मैं आपको, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन एक एरिया में किसी जाति का स्टेटस कुछ होगा, तो दूसरे एरिया में किसी जाति का स्टेटस कुछ होगा, कहीं पे उस जाति को ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, कहीं पे कम इन्फ्लुएंस होगा। तो जातियों ने अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना लिए ताकि वो अपने जाति के मेंबर्स को किस तरह चलना है वो बता सके। तो ये जो रूल्स थे ना, रेगुलेशंस थे, उस जाति से बिलोंग करने वाले बुजुर्ग एल्डर्स मनवाते थे। और जाति पंचायत भी अरेंज करते थे, मतलब जाति पंचायत में बुजुर्ग होते थे, एल्डर्स होते थे उस एरिया के उस पर्टिकुलर जाति के, और वो इनको मनवाते थे। लेकिन देखो, जातियों को भी विलेज का भी कोई कंडक्ट होगा, वो भी विलेज के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते थे। तो कई विलेजेस का एक चीफटेन होता है, मतलब कि मुखिया होता है। तो कभी कभी ना टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, तो मतलब कभी कभी एक स्टेट में कई जातियां हो जाती थी, तो कई ग्रुप्स हो जाते थे, तो कभी कभी वो एक छोटा सा यूनिट होते थे स्टेट का। रीजन्स एंड एम्पायर्स देखो, स्टेट्स जैसे कि चोलास, तुगलक्स, मुगल्स, ये काफी रीजन्स को अपने अंदर समा लेते थे, मतलब बड़े बड़े ये राज्य थे। तो देखो, आपको हमें एक संस्कृत प्रशस्ति प्रशस्ति के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, मतलब प्रेज में लिखी हुई इंस्क्रिप्शन या मैन्युस्क्रिप्ट, एक संस्कृत प्रशस्ति मिलती है दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बारे में, जिसमें बताते हैं कि वो इतने पावरफुल रूलर थे कि उनका एम्पायर इतना बड़ा था, जो कि ईस्ट में बंगाल तक था, और वेस्ट में अफगानिस्तान के गजनी एरिया तक उसका एक्सटेंट था। वो प्रशस्ति में ये भी बताया गया है कि अलग अलग रीजन्स के लोग, जैसे गौड़ रीजन, आंध्र, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गुजरात, सबके सब गियासुद्दीन बलबन की आर्मी से डर के भागते थे। लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सब ना क्लेम्स जो है ये झूठे हैं, बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है काफी। तो इस तरह के झूठे क्लेम्स भी कर देते थे। लैंग्वेज एंड रीजन देखो, 1318 में पोइट खुसरो, आमिर खुसरो है ना, नोट करते हैं कि अपने जो सब कॉन्टिनेंट में है ना, अलग अलग तरह की लैंग्वेज हर रीजन में बोली जाती है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगनी, गुजरी, माबरी, गौरी, अवधी और हिंदवी। तो आमिर खुसरो बताते हैं कि ये लैंग्वेजेस तो ना अलग अलग रीजन्स में बोली जाती थी, लेकिन संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करती थी। काफी ओल्ड लैंग्वेज है संस्कृत, और आम आदमियों को संस्कृत नहीं आती, सिर्फ ब्राह्मण्स को आती है संस्कृत, आती थी उस टाइम पे संस्कृत। तो देखो, जो पीरियड 700 का था, तो इसमें जो रीजन्स थे वो अपनी अपनी जोग्राफिकल डायमेंशंस रखते थे, अपनी अलग लैंग्वेज रखते थे, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक रखते थे, जिसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे भी, मतलब डीप में पढ़ेंगे। तो देखो, देयर वर ऑल्सो एसोसिएट्स विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। देखो, अलग अलग रीजन्स अलग अलग लैंग्वेज वगैरह तो रखते ही थे, लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया थे जहाँ पे एक स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी होती थी, जो जिनमें आपस में ना क्लेश चलता ही रहता था, कन्फ्लिक्ट चलती रहती थी। ओकेजनली देखो, जो डायनेस्टीज है जैसे चोलास, खलजीज, तुगलक्स और मुगल्स, इन्होंने काफी बड़े बड़े एम्पायर्स बना लिए, जो कि पैन रीजनल थे, मतलब बहुत बड़ा इंडिया का रीजन वो कैप्चर करते थे। और ये सभी एम्पायर इक्वली स्टेबल या सक्सेसफुल तो नहीं थे। देखो, मुगल एम्पायर था, वो 18th सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ, तो जिसके कारण रीजनल स्टेट्स का रीएमर्जेंस भी हुआ। चैप्टर 8 में इसके बारे में हम काफ़ी पढ़ने वाले हैं। देखो, लेकिन इम्पीरियल्स का जो टाइम है ना, वो पैन रीजनल रूल था इनका। तो इन्होंने रीजन्स के कैरेक्टर को काफ़ी ऑल्टर कर दिया। सब कॉन्टिनेंट के ना काफ़ी पार्ट में द रीजन्स वर लेफ्ट विद लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर देम। तो देखो, इम्पीरियल्स के टाइम में ना जो सब कॉन्टिनेंट अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ था, जहाँ पर ना उनके जो पहले से स्टेट रूलर्स रहे उनकी लेगेसीज अभी भी थी। तो इसके कारण ही काफी डिस्टिंक्ट और शेयर्ड ट्रेडिशंस देखने को मिलता है।
गवर्नेंस में भी, इकोनॉमी के मैनेजमेंट में भी, इलाइट कल्चर्स और लैंग्वेजेस में भी काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। देखो जो ये 1000 ईयर्स का टाइम स्पेन है ना, 700 से 1750 तक का, तो डिफरेंट रीजन्स का कैरेक्टर, जो कि कैरेक्टर अपने को समझ आता है, ये आइसोलेशन में तो बना नहीं है कैरेक्टर, जो भी है अलग अलग रीजन्स का। तो देखो अलग अलग आइसोलेशन में नहीं बना, उनको थोड़ा सा इम्पैक्ट फील होता था। जो पैन रीजनल फोर्सेस है, कभी चोलास ज्यादा पैन रीजनल थे, तो जो एक पर्टिकुलर रीजन है उधर उनका भी कैरेक्टर, मतलब उनकी भी लैंग्वेज वगैरह थी, लेकिन जो चोलास यूज करते हैं उसका भी इम्पैक्ट था। जैसे सपोज आज भी इंडिया में, साउथ इंडिया में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, नॉर्थ इंडिया में अलग बोली जाती है, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी का पूरे इंडिया पर इम्पैक्ट है। और वर्ल्ड की बात लेकर चलें तो चाइनीज लोग चाइना की लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन इंग्लिश का इम्पैक्ट जरूर है। तो इस तरह की बात समझा रहे हैं इधर। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, देखो ये जो हिस्ट्री का इतना बड़ा टाइम है ना, इधर रिलीजियस ट्रेडिशंस में भी मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिली है। लोगों का जो डिवाइन में बिलीफ है ना, ये वैसे तो पर्सनल होता है, लेकिन कभी कभी कलेक्टिव भी होता है। देखो कलेक्टिव बिलीफ जो कि सुपर नेचुरल एजेंसी होती है, रिलीजियन मतलब किसी एक सुपर नेचुरल पावर में, मतलब डिवाइन में, गॉड में, अल्लाह में। तो ये जो रिलीजन जो होते हैं ना, ये काफ़ी सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से, लोकल कम्युनिटीज के सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे जैसे सोशल वर्ल्ड्स ग्रुप बदलते हैं ना, इन ग्रुप्स के सोशल वर्ल्ड मतलब सामाजिक दुनिया बदलती है, तो वैसे उनके बिलीफ भी बदलते हैं, तो रिलीजन को भी चेंज देखने को मिलता है। देखो यही वो पीरियड था जब ना हिंदुज्म में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले। तो जैसे कि नए देवताओं की पूजा होने लगी, रॉयल्टी मतलब कि किंग्स क्वींस वगैरह रॉयल लोग टेम्पल्स बनवा देते थे, और ब्राह्मण लोगों की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ने लगी, सोसाइटी में वो डोमिनेंट ग्रुप बनने लगे थे। तो देखो ब्राह्मण को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती थी सोसाइटी में, क्योंकि उन्हें संस्कृत की काफ़ी नॉलेज थी। तो जो उनकी डोमिनेंट पोजीशन थी ना, इसको एक तरह से बनाए रखते थे वो पेट्रन्स की हेल्प से। पेट्रन्स वो होता है जो कि खर्चा दे, जो कि पैसा दे। वो हो सकते हैं नए रूलर्स जो कि दान दे देते थे कीर्ति कीर्ति के लिए, प्रेस्टीज के लिए ब्राह्मण्स को। तो ब्राह्मण्स की भी इम्पोर्टेंस बनी रहती थी। देखो इस पीरियड में ना एक काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, वो है भक्ति। भक्ति का प्रचार ज़्यादा होने लगा। भक्ति का मतलब बैठ जाता है एक लविंग या पर्सनल डेटी हो, जिसके पास डिवोटी प्रीस्ट के बिना पहुंच सके। जिसके ये जो भक्ति है और इसके ट्रेडिशंस का प्रचार हुआ ना, इसके बारे में हम चैप्टर 6 में काफ़ी पढ़ने वाले हैं। देखो ये वही एक यही वो पीरियड है जिसमें ना नए रिलीजियंस भी अपने सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए। मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स के थ्रू ना सबसे पहले होली कुरान की टीचिंग्स इंडिया में 7th सेंचुरी में आई। मुस्लिम्स कुरान को अपनी होली बुक मानते हैं, और वो एक एक गॉड अल्लाह को स्वीकारते हैं। उनका मानना है कि अल्लाह का लव, मर्सी और जो दया है सब पर होता है, जो भी उनमें बिलीव करते हैं। उनका कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, अल्लाह का लव, मर्सी और दया सबके लिए है। जो काफ़ी रूलर्स थे ना, वो इस्लाम के पेट्रन्स थे, मतलब इस्लाम को एक तरह से पे करते थे। देखो पेट्रन का बढ़िया मीनिंग समझाया हुआ है, एक इन्फ्लुएंस्ड या फिर वेल्दी इंडिविजुअल जो कि किसी दूसरे पर्सन को सपोर्ट करे। मतलब पेट्रन का ना मतलब आप हिंदी में बढ़िया से यही समझ लो, जो भी खर्चा दे। सपोज पैटर्न आज भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है जो कि पैन इंडिया होती है, तो कभी कभी उसके पेट्रन टाटा सर, रतन टाटा बन जाते हैं। तो इस तरह से पेट्रन जो खर्चा देकर उनको चलाते हैं। तो काफ़ी रूलर्स इस्लाम के पेट्रन थे और उलेमाओं के पेट्रन थे। उलेमा वो होते हैं जिनको धर्म की काफ़ी नॉलेज होती है और रूल्स बनाते हैं वो, शरिया वो शरी शरिया रूल, हाँ। इस्लाम में देखो हिंदुज़म में भी, जैसे हिंदुज़म को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, वैसे ही इस्लाम को भी अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट किया गया या इंटरप्रेट करके अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाया उन्होंने। देखो शिया मुस्लिम्स वो थे जो कि मोहम्मद साहब के सन इन लॉ अली को अपना मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर मानते हैं। और सुन्नी मुस्लिम्स खलीफाओं को स्वीकारते हैं, खलीफाओं को अपना लीडर्स मानते हैं। एक के बाद एक खलीफा आता रहता है, सक्सीड करता है खलीफा एक दूसरे को।
तो शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम में आपको डिफरेंस समझ आ गया। तो देखो और भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलते हैं इंडिया में, जैसे हनफी और शफी ये इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो इनके धर्म के विषयों पर भी और मिस्टिक ट्रेडिशंस पर भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, देखो हिस्टोरियंस ने टाइम को सिर्फ दिन महीने या साल बीत रहे हैं ऐसे नहीं देखते। टाइम ना कोई सोशल या इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आता है, आइडियाज़ और बिलीव्स में भी चेंज आता है टाइम के साथ ही। तो जो टाइम की स्टडी कर रहे हैं ना, ये काफ़ी ईजी हो जाती है अगर उसको सेगमेंट्स में पीरियड्स में बांट दिया जाए जिनमें कुछ कॉमन सी कैरेक्टरिस्टिक हो। देखो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ना इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। तो अब देखो ये जो डिवीजन है हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, ये तो सिर्फ रूलर्स के रिलीजन के बेस पे किया हुआ है। तो कोई और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुई हो किसी टाइम में, सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट हुई हो, कल्चर में कोई डेवलपमेंट हुई हो, उसको तो ये कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मान ही नहीं रहे। तो एक तरह से जो ऐसा डिवीजन है ना, ये सब कॉन्टिनेंट की डाइवर्सिटी को इग्नोर सा कर रहा है, सही नहीं मान रहे हमारे हिस्टोरियंस इसको। आज भी इस तरह की पीरियडाइजेशंस ना कई हिस्टोरियंस फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन काफ़ी जो सही हिस्टोरियंस है ना, वो इकोनॉमिकल और सोशल फैक्टर्स को भी मान के चल रहे हैं पास्ट को स्टडी करने के लिए। जो हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं ना, ये हमने पास्ट में पढ़ी है लास्ट ईयर में, तो उसमें काफ़ी सोसाइटीज़ का जिक्र आता है, जैसे हंटर्स गैदरर्स, पहले के फार्मर्स जो लोग टाउन्स या विलेजेस में रहते थे, पहले की एम्पायर और किंगडम। तो ये जो हिस्ट्री हमने पढ़ी थी इसको मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है। तो ये इस तरह से हमने ब्रिटिश के हिसाब से नहीं पढ़ी, रिलीजन के बेसिस पे ही पढ़ ली सिर्फ। तो आने वाले टाइम में मतलब इसी बुक में हम पीजेंट सोसाइटीज़ के स्प्रेड के बारे में पढ़ेंगे, रीजनल और इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रीजनल और इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशंस ये कभी कभी पेस्टोरल पीपल मतलब कि गांव देहात के लोग या फिर फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को काफ़ी हार्म करके बनी हुई है। कैसे हिंदुज़्म और इस्लाम मेजर रिलीजन्स बन गए और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में कैसे आई, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो इंडियन हिस्ट्री का 1000 ईयर्स का टाइम है ना, 1700 से 1750 तक का, इधर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो देखो जैसे कि 16th और 18th सेंचुरी में जो चेंज है वो 8th और 11th सेंचुरी से काफ़ी डिफरेंट है। इसीलिए पूरे के पूरे पीरियड को एक हिस्टोरिकल यूनिट को मान के पढ़े ना तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम ढंग से पढ़ने वाले हैं हर एक पार्ट को अलग अलग से। मोर ओवर देखो जो मेडिवल पीरियड है ना, ये मॉडर्न पीरियड जैसे काफ़ी अलग है। जो मॉडर्न पीरियड है ना, मॉडर्निटी, ये एक तरह से मटेरियल प्रोग्रेस या फिर मतलब कि धन में बढ़ोतरी हुई हो या फिर टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई हो या फिर इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, इस तरह की सेंस रखता है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी इस तरह की वाइब दे रही है और मेडिवल अलग है। तो ये ना ऐसा सजेस्ट करते हैं कि मेडिवल जो पीरियड था ना, इसमें कुछ चेंजेस की कसर थी, इसमें ज़्यादा मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट नहीं था। लेकिन वास्तव में तो ऐसी बात नहीं है, उस टाइम पर भी काफ़ी मटेरियल एडवांसमेंट था और एक्चुअल इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट था। तो फिर मेडिवल और मॉडर्न पीरियड वास्तव में हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो अलग अलग शब्द यूज़ कर रहे हैं ना, ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।